हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सीडीपी यानी कि बाल शिक्षा शास्त्र का जो क्लास है वो करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप सबके लिए लाए हुए हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए पहला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि बाल विकास के मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में होता है। जो छोटा बच्चा है उसका जो विकास है किस दिशा में होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, पैर से सिर की ओर, उसके बाद दिया है सिर से पैर की ओर। अगला ऑप्शन है केंद्र से बाहर की ओर और है बाहर से केंद्र की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है। आप सभी लोग देखे होंगे बच्चा जब छोटा सा रहता है तब वो सबसे पहले अपने सिर को संभालता है, धीरे धीरे वो अपने अंगों को संभालता है और अंतिम में पैर के बल वो खड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से सिर से पैर की ओर उसका विकास होता जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में विकसित होता है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। यानी ये जो अवस्था है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चा जो चीजें सामने नहीं होती उनका भी अस्तित्व यहाँ पर समझने के लिए चालू वो कर देता है। जैसे कि यदि हम उसको गेंद वगैरह छुपा लेते हैं कहीं पर भी तो बच्चा समझ जाता है भले वो चीजें हमारे सामने नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, वस्तु स्थायित्व यहाँ पर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि इसको जेडीपी कहा जाता है। ये क्या चीज होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, बालक द्वारा अकेले किए जाने वाले कार्य की सीमा होती है। अगला यहाँ पर ऑप्शन है, वयस्क द्वारा दी जाने वाली स्थायी सहायता। अगला ऑप्शन है, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य की सहायता के साथ साथ जो किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर होता है। और तीसरा चीज दिया है यहाँ पर, अगला चीज है बालक के जन्मजात शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया जेडीपी क्या होता है, सॉरी यहाँ पर जेपीडी क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का जो अंतर होता है इसी को क्या बोला गया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें जो बच्चा है कुछ काम को अकेले स्वयं से कर लेता है और कुछ कामों को करने के लिए उसको किसी दूसरे व्यक्ति की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत ये आता है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर, उसके बाद है पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या फिर अमूर्त यहाँ पर नैतिक स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारंपरिक स्तर के अंतर्गत ये आता है। इसमें जो बच्चा है, जो बालक है, जो बालिका है, वो क्या करता है, जो लोगों के बीच में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या सब उसकी तारीफ करे, इसके लिए वो जो अच्छी अच्छी जो नैतिक बातें हैं उसको अपनाना वो चालू कर देते हैं ताकि सभी लोग उसको पसंद करें। तो ये आपका राइट आंसर पारंपरिक स्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरे के मनोभाव, स्वभाव और इच्छाओं को सही ढंग से समझने की जो क्षमता है यहाँ पर क्या कहलाती है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, उसके बाद है स्थानिक बुद्धि या फिर भाषाई बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि अंतर व्यक्तित्व बुद्धि इसको कहा जाता है। इसी के अंतर्गत जो बच्चा है यहाँ पर दूसरों के मनोभाव, स्वभाव और इच्छाओं को सही ढंग से यहाँ पर समझने की क्षमता रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन किस सिद्धांत पर ये आधारित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, समता एवं समान अवसर पर है,
सामाजिक पृथक्करण एवं वर्गीकरण है, केवल दिव्यांग बालकों के लिए विशेष व्यवस्था है और मेधावी छात्रों के लिए पृथक कक्षाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा मतलब क्या कि कोई भी छात्र हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी तरीके से उसमें आपको जो है भेदभाव नहीं करना है। बच्चे को, सभी जो बच्चे हैं, सभी वर्ग के बच्चे को आपको जो है एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे आपको जो है शिक्षा देना है। तो ये है आपका समता और समान अवसर, यहाँ पर समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। चलिए, आई होप चीजें आप अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 आरटीई एक्ट 2019 जो है यहाँ पर जो है 2009 यहाँ पर है, किस आयु वर्ग के बालकों के लिए जो है लागू होता है? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष और 5 से लेकर के 15 वर्ष है। तो यहाँ पर पूछा गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक जो है सभी जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर दिलाना होता है। दिव्यांगों की यदि हम बात करें तो दिव्यांगों की यदि आपको पूछे तो आपको बताना है 6 से लेकर के 18 वर्ष इसमें जो है आपका हो जाता है दिव्यांगों के लिए। चलिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित यहाँ पर किया था? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, B.F. स्किनर है, इवान पावलोव है, उसके बाद है E.L. थॉर्नडाइक और है वोल्फगैंग कोहलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि E.L. थॉर्नडाइक ने जो है इसको प्रतिपादित किया था। इसने जो है बिल्लियों पर प्रयोग किया और इसी के माध्यम से उसने जो है क्या किया था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया। कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी जो इंसान है गलतियां करके और फिर से उसमें सुधार करके चीज़ों को क्या करते जाता है, सीखता जाता है। यही चीज़ें जो है इसमें जो है बताया गया था। चलिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, पठन संबंधी विकार या पढ़ने में होने वाली कठिनाई को क्या कहा जाता है, पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, उसके बाद है डिसकैल्कुलिया है और डिस्पेक्सिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। कोई भी जो बच्चा है उसको जो है चीज़ों को पढ़ने में या जो वर्ड्स होते हैं उसको पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसी को क्या बोला जाता है, पठन संबंधी विकार कहा जाता है। जैसे कि यदि वो जो है साव लिखा है तो उसको जो है हैस पढ़ेगा, इस तरीके से अलग अलग वो जो है उच्चारण करता है, उसको चीज़ों को पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसको जो है बोला जाता है डिसलेक्सिया, याद रखिएगा। चलिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के लिए आकलन की मुख्य विशेषता जो है क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, ये केवल जो है सत्र के अंत में होता है, ये जो है सतत और रचनात्मक प्रकृति का होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है छात्रों को पास या फेल में बांटता है, या ये केवल जो है मानक परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें, सीखने के लिए आकलन, ये जो है हमेशा सतत और रचनात्मक जो है प्रकृति का होता है। इसमें जो छात्र है, जो शिक्षक है, लगातार जो है मूल्यांकन करते रहते हैं और जो चीज़ें हैं उनको जो है सीखते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया शैक्षणिक ढांचा यहाँ पर क्या है, पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, 10+2 है, फिर है 5+3+3+4 है, फिर है 3+5+3+4 या फिर 5+3+2+2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है 5+3+3+4, इसको जो है अलग अलग यहाँ पर बांटा गया है, आप जो है इसको देख सकते हैं। चलिए, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार जो है यहाँ पर कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका किस रूप में यहाँ पर होनी चाहिए? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, सत्तावादी, उसके बाद है अधिनायकवादी है, फिर है सुगमकर्ता या फिर सुविधादाता और अगला दिया है केवल अनुशासक के रूप में। तो एक शिक्षक की भूमिका जो है क्लास में कैसी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुगमकर्ता या फिर सुविधादाता के रूप में। वो जो है सिर्फ बच्चों को ऐसे पढ़ाई थोपने से काम नहीं चलेगा, उनको चीज़ों को जितने सरल तरीके से हो उनको जो है शिक्षक को समझाना आने चाहिए, और यही जो है शिक्षक की यहाँ पर भूमिका हो सकती है। उनको जो भी निजी उदाहरण है या फिर कुछ कहानियों के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से उस टॉपिक को जितना अच्छे तरीके से हो सके उसको जो है समझाने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। ये जो है वो क्या होता है, सुविधादाता का यहाँ पर भूमिका होता है एक शिक्षक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर निम्नलिखित में से किसका जो प्रभाव है पड़ता है?
ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं केवल अनुवांशिकता का, उसके बाद है केवल वातावरण का, यहाँ पर अगला ऑप्शन हमको दिया गया है अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का अंतःक्रिया का, और अगला है आपका दिया गया है केवल परिवार की आर्थिक स्थिति का। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बच्चा है उसका शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक विकास है वो किसके आधार पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का जो है बालक के मानसिक शारीरिक विकास पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। एक तो बच्चा अपने जो है घर वालों से सीखता है, दूसरा चीज अनुवांशिकता से जो चीजें हैं वो भी जो है उसके अंदर आ जाती है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण आंतरिक अभिप्रेरणा को यहाँ पर दर्शाता है। ऑप्शन देख सकते हैं कक्षा में प्रथम आकर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ना, अगला ऑप्शन है माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, फिर है विषय में स्वयं की रुचि और आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ना, और अगला ऑप्शन दिया गया है शिक्षक से प्रशंसा पाने के लिए उत्तर देना। तो इसमें पूछा गया है कि आपको क्या है आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बच्चा है विषय में स्वयं की रुचि और आत्मसंतुष्टि के लिए यहाँ पर पढ़ाई करता है उसी को बोला जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा। इसमें बच्चे को किसी तरीके से माता पिता या फिर शिक्षक का जो दबाव है वो नहीं होता, वो जो है खुद की अपनी संतुष्टि के लिए, खुद की खुशी के लिए चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से रुचिपूर्वक जो है चीज़ों का अध्ययन करता है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को जो है आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ पर कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में जो है सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कुल मानक अवधि जो है कितनी है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 30 मिनट, 36 मिनट, 45 मिनट या फिर 60 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36 मिनट। कैसे कैसे यहाँ पर बांटा गया है तो देख सकते हैं यहाँ पर 36 मिनट का अवधि होता है। शिक्षण इसमें जो है 6 मिनट का है, उसके बाद है प्रतिपुष्टि 6 मिनट का, उसके बाद पुनः योजना 12 मिनट का है, उसके बाद पुनः शिक्षण 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। तो इस तरीके से 36 मिनट यहाँ पर इसको जो है बांटा गया है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी अच्छी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। लगातार जो क्लासेस है हमारी जो है होने वाली है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।